आज मुझे लग रहा है आपका मूड बहुत अच्छा है। मुझे लग रहा है कि केसीआर चुनाव में हारने जा रहे हैं। दोराला तेलंगाना और प्रजाला तेलंगाना के बीच में लड़ाई, राजा और प्रजा के बीच में लड़ाई है। आपने सपना देखा था, तेलंगाना का सपना। पहले दूर से लोग आप पर राज करते थे। आप चाहते थे कि तेलंगाना की जनता तेलंगाना पे राज करे, और पता लगा 10 साल हो गए, आपके चीफ मिनिस्टर आपसे दूर दूर होते गए, दूर होते गए, दूर होते गए। आपने सोचा था जनता का राज होगा, पता लगा सिर्फ एक परिवार का राज हुआ तेलंगाना में। पूरा का पूरा कंट्रोल एक परिवार के हाथ में। और भ्रष्टाचार, देश में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार तेलंगाना। तेलंगाना का मॉडल दूसरे स्टेटों में जाता है, एक्सपोर्ट होता है। बाकी देश में तेलंगाना से भ्रष्टाचार की टेक्नोलॉजी भेजी जाती है, और सबसे ज्यादा नुकसान तेलंगाना की जनता को हो रहा है, महिलाओं को हो रहा है, युवाओं को हो रहा है। एक और बात, आप बीआरएस, बीजेपी और एमआईएम को देखिए। आप एक चीज नोट करिए, ये तीनों के तीनों कांग्रेस पार्टी पर आक्रमण करते हैं। देश में बीजेपी विपक्ष के नेताओं पर आक्रमण करती है, केस करती है, सीबीआई लगाती है, ईडी लगाती है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट लगाती है। बीजेपी विपक्ष को डराने के लिए केस करती है। मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, आपके चीफ मिनिस्टर पे कोई इंक्वायरी क्यों नहीं हो रही? चीफ मिनिस्टर के पीछे ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई क्यों नहीं लगी? मैं बीजेपी से लड़ता हूं, मेरे ऊपर 24 केस लगा रखे, मेरी लोकसभा की मेंबरशिप रद्द कर दी, मेरा घर ले लिया, मगर मुझे कोई फर्क नहीं। मेरी लड़ाई विचारधारा की लड़ाई है, आरएसएस और बीजेपी के साथ लड़ाई है। मगर अगर आपके चीफ मिनिस्टर सचमुच में बीजेपी से लड़ रहे हैं, तो फिर उनके ऊपर केस क्यों नहीं हो रहे? उनके पीछे सीबीआई, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट क्यों नहीं लगा रहा? भाइयों और बहनों, बीजेपी और आपके चीफ मिनिस्टर मिले हुए हैं। बीआरएस और बीजेपी एक साथ काम कर रहे हैं। और ये भी मत सोचिए कि एमआईएम बीजेपी से लड़ती। अब एक काम कीजिए, जहां भी कांग्रेस पार्टी बीजेपी से लड़ती है, चाहे वो आसाम हो, बाकी प्रदेश हो, आप जाके देखिए, एमआईएम अपने कैंडिडेट कांग्रेस पार्टी को डिस्टर्ब करने के लिए डालती है। कैंडिडेट कहां लगाए जाएंगे वो बीजेपी एमआईएम को बताती है। ये सच्चाई है। एमआईएम से बीजेपी को फायदा होता है, बीजेपी से एमआईएम को फायदा होता है, और नुकसान तेलंगाना की जनता को। पार्लियामेंट हाउस में मैंने देखा, जो भी बीजेपी चाहती है वो बीआरएस करती है, चाहे वो जीएसटी हो, किसान बिल हो, पूरा का पूरा समर्थन देती है। भाइयों और बहनों, मैं आज आपसे और बहुत जरूरी बात, देश में सबसे बड़ा मुद्दा कास्ट सेंसस का मुद्दा है। कास्ट सेंसस देश को दिखाएगा कि देश में किसकी कितनी भागीदारी है। देश को पता लगेगा कितने दलित हैं, कितने आदिवासी हैं, कितने पिछड़े हैं, कितने ओबीसी हैं, कितने जनरल लोग। कास्ट सेंसस एक्सरे जैसा है। जैसे किसी को चोट लगती है तो पहला काम करते हैं, एक्सरे करते हैं, पता लगाते हैं कि हड्डी टूटी है, कैसी टूटी है। कास्ट सेंसस से ये पता लग जाएगा कि हिंदुस्तान का जो धन है वो कैसे बांटा जा रहा है, किसानों को कितना जा रहा है, मजदूरों को कितना जा रहा है, पिछड़ों को कितना जा रहा है, दूध का दूध, पानी का पानी नहीं। मैं आपको छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूँ। पार्लियामेंट हाउस में मैंने कास्ट सेंसस पे भाषण दिया, और भाषण में मैंने देश से कहा, देश से सवाल पूछा कि जो लोग हिंदुस्तान की सरकार को चलाते हैं, हिंदुस्तान की सरकार के जो सेक्रेटरीज हैं, कैबिनेट सेक्रेटरी हैं, जो सारे के सारे निर्णय लेते हैं, वो 90 लोग। भाइयों और बहनों, आप जानते हो कि देश को एमएलए नहीं चलाते हैं, देश को ब्यूरोक्रेट चलाते हैं, अफसर चलाते हैं, आईएएस के लोग चलाते हैं। तो मैंने देश से सवाल पूछा
कि ये जो 90 अफसर हैं जो हिंदुस्तान की सरकार को चलाते हैं, इन अफसरों में से ओबीसी अफसर कितने हैं? और मैंने पूछा कि ये जो अफसर है, जो ओबीसी अफसर हैं, पिछड़े अफसर हैं, ये लोग हिंदुस्तान के बजट पर कितना निर्णय लेते हैं? भाई और बहनों, इन 90 अफसरों में से सिर्फ 3 अफसर ओबीसी के आते हैं और सिर्फ 5% बजट को कंट्रोल करते हैं। तो मेरा यही सवाल है कि क्या देश में 5% आबादी है पिछड़ों की? का सेंसस से ये पता लग जाए। तो अगर हम देश में प्रगति चाहते हैं तो हमें देश की जनता को भागीदारी देनी पड़ेगी, किसानों को भागीदारी देनी पड़ेगी, मजदूरों को भागीदारी देनी पड़ेगी, महिलाओं को भागीदारी देनी पड़ेगी। आज अरबों रुपए का कर्जा माफ होता है हिंदुस्तान के सबसे अमीर लोग। अदानी जी लाखों करोड़ रुपए लेते हैं और फिर उनका कर्जा माफ हो जाता है, बिना पूछे कर्जा माफ हो जाता है। मगर अगर आप में से एक किसान या एक मजदूर बैंक लोन माफ कराना चाहता है, आपको मार के बैंक से बाहर भगा दो। अगर एक महिला या एक युवा छोटा सा बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, बैंक से लोन लेते हैं, उनका कर्जा कभी माफ नहीं हो सकता। ये जो दुकानदार हैं जिनकी यहाँ दुकानें हैं, इनके जेब में से जीएसटी निकलती है, अदानी की जेब में जाती है। ऐसा हिंदुस्तान हमें नहीं चाहिए। इसलिए पहला कदम देश का एक्सरे है, कास्ट सेंसस। उससे पता लगेगा कि किसकी कितनी आबादी है और उससे पता लगेगा किसके पास हिंदुस्तान का धन है। एक्सरे के बाद हम गरीब लोगों को सचमुच में भागीदारी दे पाएंगे और हिंदुस्तान की प्रगति में एक बिल्कुल नया चैप्टर लिखा जाएगा। मगर जब मैं कास्ट सेंसस की बात उठाता हूँ, तो ना आपके चीफ मिनिस्टर कुछ कहते हैं, ना नरेंद्र मोदी जी कुछ कहते हैं। मेरा सवाल प्रधानमंत्री और केसीआर से है कि अगर हिंदुस्तान के बजट में सिर्फ 5% ओबीसी का कंट्रोल है, तो फिर क्या हिंदुस्तान में सिर्फ 5% ओबीसी है? ये जवाब कास्ट सेंसस देगा और इसको हम करवा के ही रहेंगे। आप देख लेना, इसको हम करवा के रहेंगे। हमने अपने स्टेट्स में ऑर्डर दे दिया है, छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में, कर्नाटक में हमने कास्ट सेंसस का ऑर्डर दे दिया है। तेलंगाना में हमारी सरकार आएगी तो पहला काम हम तेलंगाना का एक्सरे करवाएंगे। आपको ये जो दर्द हो रहा है, जो आपको दबाया जा रहा है, आपको मारा जा रहा है, पहला कदम एक्सरे होगा। उसके बाद हम जनता की सरकार चलाएंगे, गरीबों की, किसानों की, मजदूरों की सरकार चलाएंगे। एक भाई और बहनों, एक्सरे से ये भी पता लग जाएगा कि चीफ मिनिस्टर के परिवार ने तेलंगाना का कितना पैसा लूटा है। लाखों करोड़ रुपए आपसे छीने गए हैं। कर्नाटक में हमने जनता को पैसा देने का काम किया, महिलाओं को फ्री में बस टिकट, किसानों के बैंक अकाउंट में पैसा। छत्तीसगढ़ में हम छत्तीसगढ़ के किसानों को धान के लिए हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा पैसा देते हैं। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार 25 लाख रुपए हर व्यक्ति को स्वास्थ्य के लिए देती है, इंश्योरेंस में। हम यहाँ आपसे झूठे वायदे करने नहीं आए हैं। जैसे केसीआर जी ने आपको झूठा जमीन का वायदा किया था, 3 एकड़ जमीन देने का वायदा किया था, किसी को मिली नहीं। यहाँ महिलाएं आई हैं, मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप तेलंगाना की रीढ़ की हड्डी हैं। आप तेलंगाना को रास्ता दिखाती हैं, तेलंगाना के भविष्य को आप सिखाती हैं। आप महंगाई से लड़ती हैं, आपको बेरोजगारी से चोट करती है। इसलिए हमारा सबसे पहला काम महालक्ष्मी प्रोग्राम होगा। अभी देखिए, सब पुरुष बड़े खुश हो रहे हैं भाइयों, मगर भाइयों ये पैसा आपके बैंक अकाउंट में नहीं जाएगा, महिलाओं के बैंक अकाउंट में जाएगा। 1500 रुपए हर महीने तेलंगाना की महिलाओं के बैंक अकाउंट में आएगा। बाकी देश में आप 1000 रुपए का सिलेंडर खरीदती हैं, तेलंगाना में आप 500 रुपए का सिलेंडर खरीदती। और बहनों और माताओं, सरकार आने के बाद तेलंगाना में जब आप बस में जाएंगी, आपको 1 रुपया नहीं देना पड़ेगा। आप फ्री में, जैसे कर्नाटका की महिलाएं जाती हैं, आप फ्री में तेलंगाना के कोने कोने में बस में जा सकेंगी। मगर आप एक काम जरूर कीजिए, जब नरेंद्र मोदी जी आएंगे या केसीआर जी आपको भाषण देंगे, तो आप उनसे एक सवाल पूछें, उनसे कहना आपने 10 साल हमें भाषण दिए, अब आप हमें बताइए आप तेलंगाना का एक्सरे कब कराने जा रहे हो? तेलंगाना के गरीब लोगों को
तेलंगाना के धन के बारे में सच्चाई कब बताने जा रहे हो? 2004 में कांग्रेस पार्टी ने आपको वादा किया था तेलंगाना, हमने वायदा पूरा किया, सोनिया गांधी जी ने पूरा किया। तेलंगाना के सपने पूरे करने के लिए तेलंगाना को एक्सरे की जरूरत है। मैं आपको वायदा कर रहा हूँ कि तेलंगाना का एक्सरे कांग्रेस पार्टी करके दिखा दी। हर गरीब व्यक्ति को पता लग जाएगा कि तेलंगाना का धन कहाँ जा रहा है, किसके हाथ जा रहा है। तेलंगाना के विकास की कहानी तब जाके शुरू हुई। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप यहाँ इतनी गर्मी में आए, मेरी बात सुनी। आप एक बात याद रखिए, ये जो रिश्ता है आपका और मेरा, मेरे परिवार का, ये राजनीतिक रिश्ता नहीं है। इंदिरा जी का और आपका रिश्ता राजनीतिक नहीं था। सोनिया गांधी और आपका रिश्ता राजनीतिक रिश्ता नहीं है। हमारा रिश्ता मोहब्बत का रिश्ता है। आप राजनीतिक रिश्ता केसीआर से रखना चाहते हो, नरेंद्र मोदी से रखना चाहते हो, वो सब ठीक है, मगर आप एक बात रखो, आप एक बात याद रखो, मेरा रिश्ता आपके साथ मोहब्बत का रिश्ता है, राजनीतिक रिश्ता नहीं है। इसीलिए मैं कल अपनी बहन को लाया, इसीलिए मैंने कहा, प्रियंका से कहा कि मैं तुम्हें तेलंगाना ले जाना चाहता हूं, क्योंकि ये पारिवारिक रिश्ता है। ये सिर्फ मेरे साथ तेलंगाना का रिश्ता नहीं है, ये हमारे परिवार का तेलंगाना के साथ रिश्ता है। आप ये याद रखिए कि दिल्ली में मैं आपका सिपाही हूं। जो भी आप मुझसे चाहते हो, जो भी मैं सेवा आपके लिए कर सकता हूं, मैं करने के लिए तैयार हूं, हाजिर हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।